नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारी सहयोगी चित्रा भी इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की चित्रा के साथ, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बिल्कुल कम नहीं हो रहा। आज आए आंकड़ों में कल के मुकाबले नए संक्रमितों की संख्या थोड़ी कम अवश्य है, लेकिन आज भी 2,59,000 से ज्यादा नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। एक दिन में मौतों का आंकड़ा आज सबसे ज्यादा है, यानी कि 19 अप्रैल को रिकॉर्ड 1,761 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मतलब यह हुआ कि कोरोना से लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में कोरोना को रोकने की नीति क्या हो? सबसे पहले हम आपको अस्पताल में बेड्स की जरूरत जितनी ज्यादा है उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर जैसी दवाओं को लेकर मारामारी मची है, जिसे दुरुस्त करने की बहुत सख्त जरूरत है। उधर 1 मई से जब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन का फैसला किया गया है, यानी कि वैक्सीन लगाई जाएगी, तो क्या सबको हम वैक्सीन उपलब्ध करवा पाएंगे? ये भी एक सवाल है। कोरोना से आगे की लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी, इस पर आज हम बात करेंगे। एक डॉक्टर्स का बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा। कोरोना से संघर्ष कैसे करें, इस संग्राम से कैसे लड़ें, देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने बीते 2 हफ्तों से लोगों की हालत पस्त कर रखी है। इन 2 हफ्तों में कोरोना से लड़ने की सारी तैयारियां दिखावे की ही साबित हुई। ऐसा हुआ क्यों? इसे जरा कुछ केस स्टडीज से ही समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये हज हाउस है। पिछले साल यहाँ 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाने का दावा हुआ, लेकिन हकीकत में यहाँ आइसोलेशन सेंटर कभी बना ही नहीं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के हज हाउस के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये जो हज हाउस है ये हिंडन इलाके में बना हुआ है। हम सीधे बात करते हैं। भाई साहब, ये जो हज हाउस है, इस हज हाउस फिलहाल पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। फिलहाल इसके अंदर क्या कोई आइसोलेशन सेंटर बना हुआ नहीं है? कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं बना है। तो पिछले दिनों तो आए थे ना आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए लोग। पिछली बार अधिकारी आए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ था। अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन यहाँ एक बार फिर वैक्सीन नहीं होने का नोटिस चस्पा हो गया। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के सामने एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है। लोग हैरान परेशान हैं और गुस्से में भी हैं, क्योंकि एक बार फिर से दुर्भाग्यवश वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। हमको थोड़ी मालूम था कि यहाँ नहीं मिलेगा कवरशील्ड। बोलिए कितनी तकलीफ है। आप कहाँ से आए? मैं कलिना सांता क्रूज से आए। वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन अब क्या करूँ, अब वापस जा रहे हैं घर। अब जब बुलाहट होगा देखा जाएगा। गुस्सा है कि इतनी धूप में आते हैं, यहाँ पर आते तो कुछ मिलता आया ना, क्या इतना गुस्सा है मत पूछो सर, क्या करूँ। तो अब नहीं आए तो जाना ही पड़ेगी ना घर में। ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। इनकी सप्लाई सुनिश्चित करने के सरकार के दावों के बावजूद मरीजों के रिश्तेदार अभी भी परेशान हो रहे हैं। कई दूसरी दवाइयां भी हैं जो इन दिनों भोपाल के अलग अलग जगहों की हम बात करें, मेडिकल स्टोर्स से बात करें, तो वहां पर नहीं मिल रही है। बहुत मुश्किल हो रही है उनके मिलने की, क्योंकि उनकी डिमांड इतनी ज्यादा हो चुकी है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की डिमांड है तो एक ड्रग है फेविपिराविर, जो इस इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा कारगर है, लेकिन वही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बुरी तरह से लोग हैरान परेशान हैं। मैक्सिमम डॉक्टर वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और बेचारे पेशेंट के लोग अटेंडर पर्चा लेके दर दर भटक रहे हैं, लेकिन वो दवा अवेलेबल नहीं है। अस्पतालों में बेड्स, दवाओं, ऑक्सीजन की समस्याएं जब आ रही हैं, तो एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी माना है कि मौजूदा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नाकाफी है। अगर हमें इस लड़ाई में आगे जीतना है तो हमें 2-3 चीजें साथ साथ करनी है। हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कोविड केयर सेंटर्स बढ़ाने हैं, कोविड आईसीयू बढ़ाने हैं, कोविड हॉस्पिटल बढ़ाने हैं, लेकिन साथ साथ हमें पूरा ये प्रयत्न करना है कि हमारे केसेस भी कम हो, क्योंकि अगर केसेस इस तरह बढ़ते रहे तो हेल्थ केयर सिस्टम इतने ज्यादा केसेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें एग्रेसिव एक्शन लेना है, चाहे हम कहें माइक्रो कंटेनमेंट करें, माइक्रो लॉकडाउन एरियाज बनाएं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन करें, या सख्ती करें जिससे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एसेंशियल हो, क्राउड्स बिल्कुल ना इकट्ठे हों,
क्योंकि ये वायरस जो है ये एकदम आग की तरह फैल रहा है, और अगर हम इसके फैलने को नहीं रोकेंगे तो हमारे केसेस बढ़ेंगे, और अगर केसेस बढ़ेंगे तो उससे से ही प्रोपोर्शनेट हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ेंगी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और वो एक लिमिटेड अमाउंट है, तो उसमें एक हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन अगले कुछ दिनों में पड़ सकता है। इन्हीं हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के बड़े डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इसी के बाद 1 मई से 18 साल के ऊपर सभी को वैक्सीनेशन का फैसला हुआ। प्रधानमंत्री आज वैक्सीन निर्माताओं से भी बात करने वाले हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय और गाजियाबाद से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। लगातार आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, राजधानी दिल्ली में मैं खड़ी हूं, यहां पर तेज धूप खिली हुई है, लेकिन इन सब के बीच हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं। सवाल ये जो कोरोना की तेज लहर इस वक्त देखने को मिल रही है, वो हल्की बूंदें यहां पर कब आएंगी ताकि लोगों को, आम जनता जो त्राहिमाम कर रही है, जो परेशान है, उसको राहत मिल सके। आखिर चूक कहां पर हो गई कि हालात बद से बदतर देश के अलग अलग हिस्सों में होते हुए चले जा रहे हैं? डॉक्टर्स से बेहतर इस बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था और इस साल भी हमने देखा कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर 24 घंटे 7 दिन लगातार हमारे डॉक्टर्स इस वक्त लगे हुए हैं ताकि जिंदगी को बचाया जा सके। और इसी पर बातचीत करने के लिए देश के कई जाने डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे हम करवा देते हैं, और ये कार्यक्रम आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि डॉक्टर्स की ये बड़ी टीम आपको बताने वाली है कि हिंदुस्तान इस कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए कितने तैयार है और आपको यानी कि आम आदमी को क्या करना है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के, वो मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार, जो कि HOD हैं यूरोलॉजी, रोबोटिक्स एंड रीनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग हॉस्पिटल के, वो जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ हीरा नंदानी अस्पताल के डॉक्टर विमल पाहुजा मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर जयलाल अध्यक्ष हैं IMA के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और क्या बातचीत हुई है उसके बारे में हम उनसे जानेंगे। और साथ ही हमारे साथ RML अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राणा AK सिंह भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर जयलाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि PM के साथ मीटिंग में आपकी मौजूदगी भी रही थी, मौजूदा स्थिति भारी संकट की ओर इशारा कर रही है। हर तरफ अस्पताल भरे हुए हैं, मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, और यकीनन जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो भगवान भरोसे हैं। ऐसे में कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई, आगे की रणनीति को लेकर क्या चर्चा की गई और आपने खुद अपनी ओर से मौजूदा हालात से निपटने के लिए क्या सलाह दिए हैं सर? Yeah, thank you. And we had a very positive meeting with the Prime Minister, and many issues were discussed. One of the issues which we are discussing is, as we have now crossing a big level of patients coming into the hospital, we need to implement some scheme, some space to break the chain. उसके बाद we talked about the lockdown. The lockdown का need के लिए बातचीत करता है। ये lockdown करने के समय में break the chain, the propagation of the corona can be stopped, and if we can do the lockdown for 10 days or 1 week, that will definitely help us to re-equip our hospitals, empower our hospital infrastructure, and make us ready to face the challenges of the COVID in the next day. So this is one thing which we have discussed with our Honorable Prime Minister. Second, we all were requesting the Prime Minister for this vaccination. The age was to be removed, and above the age of 18, everyone should be given. And we are so thankful to the Honorable Prime Minister for accepting that demand. And we are also talking about the manpower building of that. As we have now heard from various other speakers, that many hospitals, we can improve the beds, we can improve the medicine, but there must be some doctors to take care. To improving the augment, manpower improving is a very important thing. So we have talked with him about the PG entrance exam, which has to be conducted so that we will get more junior doctors to the hospital pattern. We have given some statistics saying nearly 2.5 lakhs doctors are outside the purview for facing the examination. If the exams can be conducted earlier and these people can be brought in, and that is a very important issue we have said. And we have also asked him about the shortage of the oxygen and remdesivir to be tackled very immediately, and the black market of the remdesivir is to be stopped. And we have suggested some means, and the Honorable Prime Minister has noted everything, and he has assured that the government will very actively implement and enforce the healthcare system and empower the healthcare system and actively involve to curtail this corona spread. I am very hopeful, very positive
that all our modern medical healthcare professionals will work hard to override this crisis. जी, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन दो तीन बातें जो आपकी बातों में से निकलकर सामने आए उसको मैं बताऊं। हम लगातार खबर भी दिखा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट भी पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि कल हम सब ने देखा था उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से किस तरह से सख्त टिप्पणी की गई थी और 5 अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी। हालांकि यूपी सरकार ने उसको नहीं माना, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये कहते हुए कि जो लोग पहले टेस्ट करा रहे हैं जल्द से जल्द उनको रिपोर्ट सौंपी जाए। और इसके अलावा तमाम वो बड़ी बातें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हालात चुनौतीपूर्ण होते हुए चले जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि उनकी ओर से प्रधानमंत्री को सलाह दी गई है कि अगर 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए हम अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो हेल्थ सेक्टर, जो कि इस वक्त एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है क्योंकि हजारों की तादाद में अचानक से मरीज वहां पर आते हुए चले जा रहे हैं और चरमराती हुई व्यवस्था पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर जयलाल आपकी ओर से दी गई है। लेकिन अब मैं डॉक्टर अशोक सेठ आपके पास आते हुए, चूंकि डर और दहशत का माहौल भी इस वक्त बना हुआ है पूरे की पूरे देश में, राजधानी दिल्ली में तो लॉकडाउन लगा दिया गया, दूसरे हिस्सों से भी इस तरह की खबरें सामने आई, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो वो जो हेल्थ सेक्टर है उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएगी? और इसके अलावा मौजूदा वक्त में जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और कल अगर मैं मौत का आंकड़ा बताऊं तो 1750 को क्रॉस कर चुका है और 2.5 लाख से ज्यादा मरीज हर रोज दर्ज किए जा रहे हैं कोरोना के पेशेंट। कल का ही आंकड़ा है 2,59,000 से ज्यादा का। ऐसे में मौजूदा स्थिति हिंदुस्तान की क्या बयां करती है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। आपको सबको ही पता ही है कि सिचुएशन ग्रिम हो गई है, बट हमें इसको लॉकडाउन ना समझें। एक ही लॉकडाउन हुआ था जब कंप्लीट सेसेशन ऑफ एवरी एक्टिविटी पिछले साल हुई थी, उससे लाइफ भी बची थी बट लाइवलीहुड्स लॉस्ट हुए थे। अब जो हो रहा है उसको हम स्टेज 3 लॉकडाउन कहते हैं। बाहर के कई कंट्रीज में तो ग्रेडेशन हुई है और ये ग्रेडेड, दिस इज इन अ वे एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी जिसमें कि अननेसेसरी मूवमेंट लोगों का ना हो, अननेसेसरी गैदरिंग ना हो, और वही जो हम कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो स्ट्रिक्ट एज अ पॉलिसी लाया गया है। सो अगर हम कहते हैं येस इट वाज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ही नेसेसरी था इस चेन को तोड़ना, ये हम तब लाते हैं जबकि हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल से ओवरवेल्म हो जाता है कि मौतें ज़्यादा हो सकती हैं और सीरियस पेशेंट्स को बेड्स नहीं मिलते हैं, और वो हो रहा था। तो इसलिए ये लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट था। सोचिए, इसको हम फेज 3 लॉकडाउन कहें, ग्रेडेड लॉकडाउन कहें, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मूवमेंट कहें, जो भी कहें, बट ये ज़रूर है कि इससे हमारे को फ़ायदा होगा। और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते का हम इसलिए कहते हैं कि वो एक इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का, जो हम आज करेंगे उसका फ़ायदा हमें 2-3 हफ्ते में देखने का मिलेगा। सेकंड बात ये है कि ये इतना विशियस स्प्रेड था, इतना फास्ट स्प्रेड हुआ क्योंकि वेरिएंट्स आए थे जो कि रियली सिर्फ सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, सिर्फ पॉलिसी मेकर्स को नहीं, डॉक्टरों को भी इससे अचंभा हुआ। हम भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी लेवल पे इतनी फास्ट ये कोविड ग्रो करेगा। इसलिए हमें और चाहिए टाइम। अगर ये ग्रेडेड ही होता, अगर स्लोली राइज करता, तो हमारे पास डेफिनेटली पॉलिसीज थी जो इम्प्लीमेंट हो जाती और लोगों को इतनी तकलीफें या इतनी डेंजर पे हम नहीं पहुंचते। एंड फाइनली हमें ये समझना चाहिए कि इसके साथ एक तरफ तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो डॉक्टरों का होना सिर्फ वेंटिलेटर्स और बेड से काम नहीं चलता है। इस टाइम पे डॉक्टर्स क्लियरली नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स सब नॉन कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। अनलेस हम इस सिचुएशन को लाएं जिसमें कि हम दोनों को हैंडल कर सकें, इट इज़ नॉट ईजी कि हम वही हेल्थ केयर पर्सनल को डाइवर्ट कर दें नॉन कोविड पेशेंट से जिनका ट्रॉमा हो रहा है, जिनकी ऑर्थोपीडिक सर्जरी हो रही है, जिनकी हार्ट सर्जरी हो रही है, जिनकी डायलिसिस हो रही है, और फिर कहें नहीं हम तो आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें कोविड को भी ट्रीट करना है। तो ये हमें जब दोनों को ट्रीट करना पड़ता है तो हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी तरह की पॉलिसी लाएं जिसमें कि जो डाइवर्ट हमें करना है वो आसानी से कर सकें। ऐसा ना हो कि कल हमने एक पेशेंट के, हार्ट अटैक वाले पेशेंट को कह दिया कि ये हम आपको तो ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि हमने किसी कोविड पेशेंट को ट्रीट करना, वो भी नहीं पॉसिबल है। एंड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये चले जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इस टाइम आ गया है कि हम मास्किंग तो कहते हैं, बट पब्लिक को ये नहीं समझ आती कि मास्किंग का क्या मतलब है। वो तो नाक के नीचे भी लगा के कहते हैं कि हम मास्क हैं, और हम चाहते हैं कि डबल मास्किंग, बिल्कुल सिर्फ मास्क मुंह और नाक के ऊपर ही ना हो,
हम तो चाहते हैं कि चाहे वो 2 कपड़ों का मास्क लें, चाहे अंदर एक 3 प्लाई सर्जिकल मास्क लेके उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहने, तो एटलीस्ट हमारी जो 50% सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन होती है वो हम एटलीस्ट 95% तक ले आए, तभी ये चेन टूटेगा। और जो चेन टूटेगा अब उसका इफेक्ट अनफॉर्चुनेटली हमें 4 या 6 हफ्ते बाद दिखेगा, पर तभी एटलीस्ट दिखेगा तो। और फाइनली वैक्सीनेशन तो आपने कहा ही है, वो लकीली खुला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी चेन को तोड़ने में। कहा कि डबल मास्क पहनना बहुत जरूरी है मौजूदा वक्त में, लेकिन कुछ लोगों की ओर से, बिल्कुल सर, कुछ लोगों की ओर से इस तरह की शिकायतें भी की जाती हैं कि दरअसल मास्क लगाने से या डबल मास्क अगर हमने लगा लिया तो उनको सांस में तकलीफ की परेशानी होने लगती है। इससे कैसे बचा जाए, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन उसके पहले अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए डॉक्टर अनूप, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मास्क पे जो इसके पहले डॉक्टर अशोक ने अपनी बात कही उसको आप आगे बढ़ाएं। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसकी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, इससे निपटने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? क्योंकि एक तरफ जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो मरीजों को ठीक करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ वहीं बदइंतजामी भी जो हमारे सिस्टम की है वो सामने आ रही है कि क्या बीते 1 सालों में हमने कोई सीख नहीं लिया और कोई उस तरह के इंतजामात नहीं किए कि अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें और चीख पुकार जो हमें परेशान करती हैं। आप क्या सलाह देंगे मौजूदा सिस्टम को, डॉक्टर अनूप? देखिए चित्रा जी, मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पर रीइंफोर्स करना चाहूंगा। नंबर 1, जैसे हमने जाना है कि पिछले रिसेंटली एक लैंसेट की स्टडी आई है कि ये वायरस है ये एरोजोल जनरेशन से भी स्प्रेड कर रहा है अलोंग विद द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो उसको जानने के बाद मास्क का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। कई लोगों में शंका है कि मास्क पहनने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इस स्टडी से बिल्कुल ये प्रमाणित हो जाता है कि अगर हम प्रॉपरली मास्क लगाएंगे, और N95 मास्क तो डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को पहना है, आम जनता तो N95 नहीं पहन सकती, इसीलिए डबल मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सिंगल लेयर ऑफ जो क्लॉथ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि अगर हम डबल लेयर या N95 यूज कर रहे हैं तो ना सिर्फ ये जो नया वेरिएंट घूम रहा है उसके लिए भी कारगर साबित है, बल्कि जो नॉर्मल वायरस है उसके अगेंस्ट ये कारगर साबित होगा। तो ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जो दवाइयाँ की आजकल जो कालाबाजारी या जो अब सुनने में आ रहा है, यहाँ हम इस बारे में स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं दीज आर नॉट अगेंस्ट कोविड-19 वायरस स्पेसिफिकली, ये आर नॉन स्पेसिफिक एंटी वायरल ड्रग्स हैं और इनका यूज बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में किया जाता है। इसको एज अ ओवर द काउंटर ड्रग ना बना दिया जाए कि लोग अपने घर पर ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहीं देखना अभी आया है कि लोग उसको ओवर द काउंटर ड्रग्स की तरह भी यूज करने लगे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कुछ ऐसे दवाइयों के उदाहरण अगर आप दे पाएं। बिल्कुल देखिए, रेमडेसिविर ड्रग को ऐसा यूज किया जा रहा है कि कई जगह लोग घर पर ही यूज कर रहे हैं बिना डॉक्टर सलाह के। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ड्रग बहुत ही, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। ये लीवर और किडनी को अफेक्ट कर सकता है। इसको आप ये ना माने कि एक तरह का ये आपके पास मैजिक बुलेट आ गया, इसको यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस समय ज्यादा जरूरी है हमें ऑक्सीजन सप्लाई और स्टीरॉइड्स, ये 2 चीज हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, ये बहुत ही सिलेक्टेड पेशेंट्स में WHO भी कहता है ये सिलेक्टेड पेशेंट एक्सपेरिमेंटल में ही यूज कर सकते हैं, कोई इसका प्रमाण नहीं है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि जो लोग बिना डॉक्टर्स की सलाह लिए इस तरह की दवाओं का सेवन कर रहे हैं, एक बीमारी से खुद को बचाने के लिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी बीमारियों को वो आमंत्रित कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर्स जो आपको सलाह दें सिर्फ वही दवाइयाँ आप लें और इसको लेकर भगदड़ की स्थिति नहीं मचाए। लेकिन इसके साथ ही चूंकि डर और दहशत का भी माहौल है, इस वजह से भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? डॉक्टर विमल पाहुजा, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि पिछले साल से लेकर आज तक लगातार मुंबई किस तरह की स्थिति का सामना कर रही है ये देश के सामने है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े दर्ज किए गए और लगातार वो हालात बने हुए हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह, बड़े कारण आप क्या देखते हैं और मौजूदा सिस्टम को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम कहां पर खड़े हैं इस वक्त जब कोविड के आंकड़े इस तरह से लगातार पैर पसार रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे फर्स्ट वेव चली गई और दूसरे जैसे केसेस कम होने लगे और वैक्सीनेशन जैसे शुरू हुआ तो लोगों को लगा अब तो सब ठीक हो गया, वैक्सीन लगा लेंगे, मास्क उतार देंगे, पार्टी करेंगे, सोशल बिहेवियर और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और कोविड कुछ नहीं होता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पहली वेव में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत कम डेथ्स हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि उसकी वजह से जो 2-3 महीने लोगों ने बिल्कुल मास्क नहीं यूज़ किया, वायरस भी म्यूटेट हुआ इस दौरान। वैक्सीनेशन के दौरान तो बहुत सारी पार्टीज हुई, शादियां हुई और जितने आपको बताया गया था कि इतने लोग आने चाहिए, उससे कई ज़्यादा लोग आए
ये सारी जो कानून का उल्लंघन हुआ, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो नहीं है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज हमको एक बड़ी वेव का सामना करना पड़ रहा है, जिसका हमने किसी ने भी अपेक्षा नहीं की थी कि इतनी तादाद में लोग बीमार पड़ेंगे और हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा जाएगा। पूरी हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इतना इस वक्त भार है कि हम लोग, अगर आप हमको पूछिए, हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हम लोग किस तरह से उसको फेस कर रहे हैं। और इस तरह वी आर गेटिंग टायर्ड एवरी डे, वी आर वर्किंग सिंस लास्ट 1 ईयर। अब हमारी भी टांगें थक चुकी हैं। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि जो मास्क पहनने से सांस नहीं आती, मैं उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम आपके लिए 8-8, 10-10 घंटे रोज मास्क लगाते हैं, क्या आप हमारे लिए इतने देर तक मास्क नहीं लगा सकते? दिस इज अ नेशनल ड्यूटी व्हिच वी हैव टू परफॉर्म, दिस इज नॉट फॉर योरसेल्फ। तो वी हैव टू कम आउट ऑफ द सेल्फ बिहेवियर, जो सेल्फ का जो है कि हमारे लिए होना चाहिए, ये हमारे लिए नहीं हुआ। आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको सोचना है। अगर ये सोच आ जाए तो शायद हम इस वेव से लड़ पाएं। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह से हम लोग को वेव का सामना करना पड़ रहा है, इस तरह से सिस्टम तो इतनी चरमरा गई है कि अब हमको देखना पड़ रहा है कि बेड्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, डॉक्टर्स की फोर्स बढ़ानी पड़ रही है। डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे जो लोग इलाज करेंगे, क्योंकि वो भी थक रहे हैं। नॉन कोविड सेक्शन को भी हम ट्रीट कर रहे हैं, कोविड सेक्शन को भी ट्रीट कर रहे हैं। इससे पेशेंट के हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है और पेशेंट की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं कि हमको उसी तरह का हेल्थ केयर सिस्टम, उसी तरह की जो सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो पेंडेमिक सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होती। तो इसी वजह से बहुत सारी डॉक्टर्स भी काफ़ी मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, थक चुके हैं फिजिकली। और इन सब चीज़ों को हमको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब काफ़ी, जब जो लॉकडाउन जिसके बारे में कहा जा रहा है, इससे हमको थोड़ी राहत मिलेगी, केसेस कम होंगे, ताकि हम लोग अपनी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको हम लोग फिर से कॉन्ग्लोमरेट कर सकें, उनको जोड़ सकें और फिर से लड़ने की शक्ति आ सके हमने। सर, ये सबसे बड़ी बात आपने कही। हमारे साथ डॉक्टर राणा ए.के. सिंह भी निदेशक आरएमएल अस्पताल के जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं चलूंगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि ये हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हम मास्क लगातार पहने, क्योंकि जो डॉक्टर्स लगातार अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर आपकी और हमारी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो कोरोना की बढ़ती हुई चेन है उसको रोका जाए। लेकिन इन सब के इतर बीते 1 सालों से इस देश का सिस्टम आकर क्या कर रहा था जिसकी वजह से ऐसे हालात हिंदुस्तान में पैदा हो गए? कहां बड़ी कमियां रह गई जिसकी वजह से स्थिति यह है कि हालात लगातार बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। और माना यह भी जा रहा है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही, बीते 3 दिनों से 2.5 लाख केस दर्ज किए रहे हैं, हालात तरह से चलते रहे तो इसी महीने के आखिर से लगातार 5 लाख केस हर रोज कोरोना के दर्ज किए जाएंगे। ऐसे में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन देने की जो तैयारी सरकार की है वो किस तरह से होगी कामयाब, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर्स का ये बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। लगातार दंगल में इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कोरोना से संग्राम आखिर कैसे हो, इंतजाम किस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि ये जो स्थिति इस वक्त हिंदुस्तान के भीतर पैदा हुई है उसको रोका जा सके। क्योंकि त्राहिमाम मचा हुआ है अस्पतालों में, अस्पताल के बाहर भी लंबी लंबी कतारें ये बताने के लिए काफी हैं कि बीते 1 सालों से हमने कोई सबक नहीं लिया। इसी वजह से मौजूदा हेल्थ सिस्टम चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉक्टर्स की सोच क्या कहती है, इसी विषय को लेकर देश के जाने माने डॉक्टर्स के साथ लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बद इंतजामी के आलम से दूर ये बहुत जरूरी हो जाता है मौजूदा वक्त में जो भगवान का रूप बनकर हमारे और आपके सामने आए हैं, यानी कि डॉक्टर्स, उनके साथ हम चर्चा करें और ये जानें कि इस कोरोना से हम अपना बचाव कैसे करें ताकि हमको अस्पताल तक नहीं जाना पड़े। और इसी सवाल के साथ अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए डॉक्टर राणा ए.के. सिंह जो कि निदेशक है आरएमएल अस्पताल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, सीधे मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि एक तरफ भयावहता जिसका अंदाजा लगा पाना भी आज के 2 महीने पहले काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से कल रात ही ये डिसीजन लिया गया कि अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी 1 मई से। वहीं लगातार बड़ी खबर भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से वैक्सीन जो खराब हो रहे हैं उसको लेकर भी सख्त टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि उम्र के दायरे को खत्म किया जाए और ये जो 44 लाख या 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन है इनको तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये जो मौजूदा स्थिति है, एक तरफ हेल्थ सेक्टर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ 1 मई से सरकार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। अभी तक बीते 4 महीनों में हम देखें तो तकरीबन 10-11 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना किस तरह से संभव हो पाएगा? सर, ये क्या करना होगा सरकार को इसके लिए?
देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले मुश्किलातों पे चर्चा न करके हम लोग ये सोचें और ये देखने की कोशिश करें कि इसका फायदा क्या होगा। देखिए, कोरोना एक बहुत ही भयानक और बहुत ही जानलेवा बीमारी है। ये कितनी जान, मतलब कितने नंबर ऑफ लोगों की जान एक साथ ले सकती है, इसको जानने के लिए पिछले साल जो हम लोगों ने वो जो विजुअल्स देखे थे टेलीविजन स्क्रीन पे, ब्राजील के, अमेरिका के, यूरोप के, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दुश्मन कितना जानलेवा और कितना भयानक है और कितनी संख्या में जान ले सकता है। तो अगर और इसको अगर रोकना है तो हम क्या करेंगे? पहले कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो 1 साल से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उसको लगातार कड़ाई से फॉलो करना पड़ेगा। बीच में हम लोगों ने ढिलाई बरती है, तो अगर उसको, और दूसरा सबसे बड़ा हथियार है ये वैक्सीन। अब अगर ये वैक्सीन भी लगे और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी हम लोग सख्ती और कड़ाई से पालन करें, और ये शक्ति जो मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के आदेश से, सरकार के निर्देश से, पुलिस के डर से, ये सख्ती हम लोगों को, हर लोगों को खुद पे बरतनी होगी, क्योंकि जान हमें बचानी है, अपनी और बाकी लोगों की। तो अगर इन दोनों अस्त्रों को, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन को हम लोग मिला देंगे, तो अभी भी जो ये स्थिति भयावह दिख रही है, नंबर्स बड़े दिख रहे हैं, हम लोग अभी भी इसको दोबारा इसको हम लोग बहुत निचले लेवल पे ले आ सकते हैं। तो यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। देखिए, बड़ा जब आप करेंगे कोई काम, तो उसके साथ थोड़ी मुश्किलातें तो आएंगी। जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन का एक इशू होगा, नेचुरली जो एजेंसीज बना रही हैं, जो कंपनियां बना रही हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ होगा। प्लस इसको जब 80 करोड़ को वैक्सीनेट करना है, तो आपको देश के कोने कोने में जाना होगा। अब एक बात बताऊं कि ये जो वैक्सीन हम लोग करते हैं ना, वैक्सीन ऐसे सुन करके ना कुछ बहुत बड़ा सा शब्द लगता है। वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं है, मांस में एक इंजेक्शन लगाना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुरू में सेफ्टी पे सवाल होता था, एडवर्स रिएक्शन। अब आपने खुद ही बताया कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों वैक्सीन मिलके लग गए हैं। सेफ्टी अब कोई इशू और कंसर्न रहा ही नहीं है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो आप समझिए कि हर हेल्थ केयर वर्कर लगा सकता है। मैं बताऊं, एक मेडिकल स्टूडेंट लगा सकता है, एक नर्सिंग स्टूडेंट लगा सकती है। दूर दराज के इलाके में आप चली जाएंगी तो आशा वर्कर्स लगा सकते हैं, कंपाउंडर्स लगा सकता है, डॉक्टर्स लगा सकती हैं, नर्सेस लगा सकती हैं। तो ये असंभव नहीं है। तो लेकिन दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैक्सीन चाहिए 80 करोड़ का मतलब हुआ 160 करोड़, 2 डोज हर को लगना है। तो और प्लस इसको बहुत जज्बे से लगना पड़ेगा सबको वैक्सीनेट करने के लिए। यही एक रास्ता, यही 2 रास्तों को मिला देंगे तो ये कोरोना दुश्मन हमारा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक और सवाल लोगों के जहन में है, और डॉक्टर जियालाल, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि मेरे पहले सवाल के आंसर में आपने कहा था कि लॉकडाउन का सुझाव 10 दिनों या 1 हफ्ते के लिए आपकी ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया था, पीएम की ओर से उसका जवाब क्या मिला? मैं इसका आंसर चाहूंगी। और इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, चूंकि पहले डर और दहशत का माहौल देखने को मिला, जिसकी वजह से कम लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे। दूसरी चीज ये भी है, दुक्का ही सही, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े जरूर सामने आ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद लोग संक्रमित हो रहे हैं। बहुत छोटा आंकड़ा है। इसको किस तरह से आप एड्रेस करना चाहेंगे? क्या कोरोना वैक्सीन लग जाने का मतलब ये होता है कि कम से कम अब आप अगर संक्रमित हो गए तो आपकी जान नहीं जाएगी? क्या ये भरोसा रखा जा सकता है? किस तरह से इसको आम आदमी की भाषा में समझाएंगे आप सर? डॉक्टर जियालाल। Yeah, when we talked about the lockdown, the Prime Minister really assured that he will be discussed with and get a decision, and he has not taken any decision so far. I mean, it is up to him to take a decision. But regarding the corona vaccination, it is the need of the hour, as we rightly said by Professor Dr. Rana, and it is the one which everyone has to take. The challenges in front of us is when we are opening up it for the more than 18 years, there's a huge number of people are going to come, and there is acute shortage of the vaccination is there. But the government is taking enough steps to produce the vaccine in large number, and the import license has been renewed. And I'm sure within a month time, and what is required will be able to be produced. And why we want to do this vaccination, it is not only for the immunity it produces for an individual. When we know 70% of our people are getting this immunity,
entire society will get an immunity called herd immunity. So uske baad the virus entering into that village, entering into that district is not possible. So if we can vaccinate our people to the level of 70%, somewhere around, if 70 crore or 80 crore people are vaccinated, then definitely we will be getting very positive, and that will be able to prevent us. And I mean, another important thing is, once you get a vaccination, you can be sure you will not get a serious infection. So whatever little difficulty we are facing now, whether it is a shortage, whether it is a wait for some more time, whether it is a little money you have to pay for that, it is all nothing in front of us, as it is going to give us a very, very great potential benefit. So our appeal, all the hesitancy, all the issues which are now spreading through the WhatsApp and the wrong information has to be nullified. All the people very positively, as a service you are doing to the country, should come forward and take the vaccination. राइट सर, राइट सर, ये इंपॉर्टेंट बात आपकी ओर से कही गई है। डॉक्टर अशोक सेठ, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, कोरोना वैक्सीनेशन 18+ के लिए 1 मई ये तारीख मुकर्रर कर दी गई, लेकिन अभी से मारामारी वैक्सीनेशन को लेकर मची हुई है, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी होना चाहिए? आप अगर कुछ पॉइंट्स पर प्रकाश डाल पाए डॉक्टर अशोक। सो ये बहुत ही अच्छा कदम है, एंड आई वुड से कि ये कदम हम वेट कर रहे थे पिछले महीने 2 महीने से। इम्पॉर्टेंट ये है, वैक्सीनेशन फॉर ऑल तो बहुत इम्पोर्टेंट ही थी, बट क्योंकि देखा जा रहा है बिल्कुल जो अब लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो यंगर पॉपुलेशन है कई वजह से। एल्डरलीज यस वो ज़्यादा ससेप्टेबल थे सीरियस इन्फेक्शंस के लिए, बट वो बाहर नहीं जाते हैं, वो कम बाहर जाते हैं, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उनका, और वैसे भी काम कमाना, घर का ख्याल रखना, ये सब यंग पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे। सेकंड बात यह है कि जो हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, आप मानिए ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारी कैपेसिटी इससे डबल थी वैक्सीनेट करने को, और हम पिछले 1.5 महीने से डिसअपॉइंटेड थे कि एल्डरली में ज़्यादा वैक्सीनेशन हेजिटेंसी थी, इसलिए हम उतने नहीं दे पा रहे थे जितने हमें करना चाहिए था, और क्लियरली स्पेसेस खाली थी, और हम ये सोचते थे कि हर एक एल्डरली जिसमें वैक्सीन हेजिटेंसी होती है तो 5 ऐसे लोग थे जो अपने को वैक्सीनेट करवाना चाहते थे। थर्डली, तो इसीलिए शायद आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने में वो नंबर्स नहीं अचीव हुए जो कि हम चाहते थे। फाइनली जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि वैक्सीनेशन शायद अवेलेबल नहीं होंगी, ये सब इसलिए था कि कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं था। हमारी जो 2 कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उन्होंने पार्टनरशिप में अच्छी वैक्सीन बनाई, उन्होंने काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उन्होंने अपने तरफ से 150 रुपए में भी गवर्नमेंट को दे दी, बट आफ्टर ऑल वो किस लेवल तक ये करते रहेंगे? उनकी कैपेसिटी है 100 मिलियन डोजेस पर मंथ बनाने की, बट अगर उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए उनको एक और प्लांट लगाना है, और वो भी बगैर प्रॉफिट के उन्होंने अपना प्लांट लगा के लोन लेके प्लांट लगाया, तो ये अनजस्टिफाइड है। इसलिए उनको जब इंसेंटिव नहीं होता है तो वो भी स्लगिश हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई इतनी सारी डोजेस हैं, इसी में काम चलाते रहिए। अब आपने देखा होगा कि वो इंसेंटिवाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा कि हम आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। अब कितने ये पार्टनरशिप कितनी अच्छी बन गई है, आपने आज ही देखा होगा सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम इसको पैसे को हम डालेंगे और वैक्सीन बनाएंगे, हम दूसरे देशों को भी सप्लाई करते हैं, हिंदुस्तान को भी सप्लाई कर सकते हैं, और फाइनली बिल्कुल हमारे पास तो और वैक्सीन आ रही हैं। आफ्टर ऑल स्पुतनिक अप्रूव हुई है, 5 कंपनियां बनाने को तैयार बैठी हुई हैं, और 5 और इन लाइन है कि हम भी कोशिश करते हैं बनाने की, आप हमें भी कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, प्रोवाइडेड ये पार्टनरशिप ऐसी हो। तो वो जो किया ना कि प्राइवेट में भी बेच सकते हैं, और कॉस्ट डिसाइड कर दीजिए, कॉस्ट पहले बता दीजिए, बट प्राइवेट में भी बेचिए, तो एटलीस्ट जो पे कर सकते हैं, जो उसके लिए दाम दे सकते हैं, वही दाम तो सब्सिडाइज करेगा पुअर के लिए और गवर्नमेंट के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो गई जिसमें कि हर एक को विन विन सिचुएशन होगी। अब देखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है कि जो लोग पे कर सकते हैं यकीनन उनको पे करना चाहिए, और बिना किसी हेजिटेशन के पे करना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त ये नहीं बताता है कि आप पैसे को लेकर, जो लोग सक्षम हैं यकीनन अगर वो पे करेंगे तो फिर उस गरीब को वैक्सीन मिल पाएगी। और अब मैं सीधे डॉक्टर अनूप आपका रुख करते हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कल की इस खबर के बाद कि 18+ के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी चर्चा करते हुए आपको मिल जाएंगे, जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न जाहिर कर रहे हैं।
80 करोड़ एक बहुत बड़ी आबादी है। और अगर बीते 4 महीनों में अगर हम देखें, मेरे साथ अभी बताया गया है कि डॉक्टर अनूप नहीं है, हम सीधे रुख कर लेते हैं डॉक्टर विमल पाहुजा। मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगी सर। जानकारी ये है कि अगर हम पूरी की पूरी इस 80 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचाएंगे तो उसमें 8 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है। ऐसे में 18 साल से कम उम्र के जो लोग या फिर जो बच्चे हैं उनका नंबर तो न जाने कब आएगा। इसमें उन माता पिता को आप क्या सलाह देंगे जो अपने बच्चों को लेकर बहुत कंसर्न है, क्योंकि अभी जो मौजूदा म्यूटेंट है इस कोरोना वायरस का वो तेजी से स्प्रेड हो रहा है और वो बच्चों को भी निशाने पर ले रहा है। तो डॉक्टर पाहुजा आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अशोक सेठ एक लाइन में जल्दी से सर, 18 साल से कम उम्र के लोगों की सर प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। साल के कम उम्र के वैसे ही इलनेसेस नहीं होती हैं और अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं उनके लिए, जिसमें कि अभी देखना है कि उनको कितना फायदा हो सकता है इन वैक्सीन से। सून उसके ट्रायल्स आएंगे तो बच्चों में भी लगेंगी। आई थिंक ये ग्रेडेड जो मैनर है जिसमें लग रहा है इस टाइम पे सबसे बड़ा वर्ग था 18 से लेके 60 साल के लोगों का। ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्ग था। यही एक वर्ग है जिसमें सबसे ज़्यादा इस बार इन्फेक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सीरियस इन्फेक्शन हो रहा है और उनको लगना ज़रूरी था। यस, फ्यूचर में जब ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो देखा जाएगा कि इन बच्चों में फ़ायदा होता है कि नहीं, प्रिवेंशन कितनी होती है, सीरियस इलनेसेस कितनी बचती हैं। एंड फाइनली देखिए, पर्पस ये है कि सीरियस इलनेसेस ना हो, डेथ ना हो। ये ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हर एक को क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन उस वर्ग को लगाना चाहिए जिसमें डेथ्स बच सके और जिसमें सीरियस इलनेसेस बन सके, हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड ना पड़े। और लोग देखिए, आफ्टर ऑल फ्लू होता है, हमें कई बार जिंदगी में फ्लू हो चुका है, माइनर सा आता है चला जाता है। कोविड भी आफ्टर ऑल एक फ्लू है। 90% लोगों को तो जरा सा जुकाम सर्दी खांसी होके छू के चला जाता है, तो इसीलिए पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कोशिश हर तरीके से वही है कि सीरियस ना हो लोग और लोगों की मौत ना हो। सर, ये महत्वपूर्ण सलाह आपकी ओर से दी गई है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन मौजूदा वक्त में डॉक्टर्स जिस तरह से जिस क्राइसिस सिचुएशन में भी फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं, यकीनन इस देश को आगे बढ़ाने में आप लोगों का बड़ा योगदान, क्योंकि जिंदगी बचाना ही आप सबका मकसद है। और आपने जो बातें कही, यकीनन जनता भी उस बात को ध्यान में रखेगी। मास्क को बिना पहने घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले और डरे नहीं, पैनिक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की अपनी तैयारी है, लेकिन यकीनन सरकारों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी पर आपके क्या जवाब मिले हैं? क्या सरकार के अब तक के इंतजामात नाकाफी थे? इस पर देश भर की जनता की ओर से हमें जवाब मिले हैं। आपको ब्रेक के बाद हम जरूर दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक। क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार की तैयारियां नाकाफी थी? इस पर देश भर से जो राय सामने आई है, 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 12% लोगों की तादाद ऐसी है जिन्होंने नहीं में जवाब दिया है। लेकिन कोरोना लगातार अपने पैर पसारता हुआ चला जा रहा है। ऐसे में आप अपना और अपने परिवार का रखें बेहद खास ख्याल। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।